हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन की थी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना स्टडी 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर। वो 3 टर्म्स कौन सी हैं हमारे पास? पहली है कैपिटल यू, जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। सेकेंड वन इज कैपिटल क्यू, जिसे हम हीट कहते हैं। एंड थर्ड वन इज कैपिटल डब्ल्यू, जिसे हम वर्क डन कहते हैं। तो एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इंटरनल एनर्जी, जिसे हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है? मान लो मेरे पास कोई सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि कोई भी मैटर या तो एटम से बनता है या फिर मॉलिक्यूल से बनता है। अब मान लो इन मॉलिक्यूल्स वाले सिस्टम को मैंने हीट दी, तो हीट देने से क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स जो है मोशन में आ जाएंगे और एक दूसरे के साथ टकराने लगेंगे। मतलब इन मॉलिक्यूल्स का मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ये एक दूसरे के साथ कलिजन्स करनी स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे के साथ कलाइड करेंगे, राइट। तो इन कलिजन्स की वजह से क्या होगा? इस सिस्टम के अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी कौन सी होगी? हमें पता है, जब भी किसी चीज़ के मोशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एंड इस केस में इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी। सो सिंस ये सिस्टम के अंदर वाली काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, तो इसे हम कहेंगे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब मैं एक और केस लेती हूँ। मान लो अगेन ये मेरा एक सिस्टम है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब मान लो मैंने इन मॉलिक्यूल्स को कोई भी हीट नहीं दी, हीट मैंने यहाँ पर नहीं दी, तो ये एक दूसरे के साथ ऑब्वियस सी बात है कलाइड नहीं करेंगे। अब मैं इनमें से किसी एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करती हूँ और ये देखती हूँ कि ये वाला मॉलिक्यूल इस सरफेस से h हाइट दूर है। ओके, तो इस केस में जब मॉलिक्यूल्स रेस्ट पर हैं, इनके अंदर किसी भी तरह का मोशन नहीं हो रहा, तो इस केस में जो मेरे पास एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। एंड हमें ये भी पता है कि हम सिस्टम के अंदर के मॉलिक्यूल्स वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो होगी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हमें पता है कि टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की किसके इक्वल होती है? अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दे तो हमें टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिलती है। इसी तरह अगर मैं टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करूं, तो जब मैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का सम करती हूं तो मुझे उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मिलती है। इससे इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनी? दैट इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम, जिसमें किसका सम करेंगे हम? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का। मतलब इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसमें जो हमारी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है वो किस तरह प्रोड्यूस हुई? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से। यानी मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे तो उनके अंदर जो मोशन होगा, मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से जो एनर्जी मिलेगी वो होगी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूलर मोशन या फिर मॉलिक्यूल्स की कलिजन्स की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होगी मेरी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी मुझे कैसे मिलेगी? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन की वजह से। सो मॉलिक्यूल्स की कन्फिगरेशन क्या है, उसके बेसिस पर जो हमें एनर्जी मिलेगी वो है हमारे पास क्या? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और इतना तो हमें पता चल ही गया है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है?
इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये दोनों एनर्जीज कहाँ से आएंगी? इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से होगी और पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आएगी। तो आई गेस दीज टू थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब रियल गैसेस के केस में इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? दैट इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये चीज़ तो रट गई होगी। एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, अब और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से या मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अब देखो, अगर हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, मान लो ये मेरे पास है कोई सिस्टम ए और मैं कहूँ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी लेट से x किलोजूल पर मोल है। इतनी काइनेटिक एनर्जी है इस सिस्टम की। इससे मेरा मतलब क्या हुआ कि मैं इस सिस्टम को एज अ होल क्वांटिटी ले रही हूँ जिसकी मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रही हूँ। बट इस केस में हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस केस में काइनेटिक एनर्जी जो मैं लूँगी वो सिस्टम के अंदर की काइनेटिक एनर्जी होगी, ना कि सिस्टम को हम एज अ होल ट्रीट करेंगे। सिस्टम की पूरी काइनेटिक एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी नहीं ट्रीट करेंगे। इस केस में सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के पास जब वो मोशन में है जो एनर्जी उस टाइम होगी उसे हम कहेंगे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। और इसका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हम तब यूज़ करते हैं जब हम सिस्टम को एज अ होल बॉडी ट्रीट करते हैं। अब गाइस इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है। इट्स अ स्टेट फंक्शन। अब क्वेश्चन है कि ये स्टेट फंक्शन क्या होता है, तो इस क्वेरी को दूर करने के लिए सबसे पहले हम स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस डिस्कस कर ही लेते हैं। तो देखो, हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में दो तरह के फंक्शंस होते हैं और वो दो तरह के फंक्शंस कौन से हैं आपको पता चल ही गया होगा। एक होता है हमारे पास स्टेट फंक्शन एंड सेकंड वन इज पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो किसी सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करें, एंड ऑब्वियसली पाथ फंक्शंस क्या होंगे? जो सिस्टम के पाथ पर डिपेंड करें कि सिस्टम ने कौन सा पाथ फॉलो किया है। ओके, अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो स्टेट फंक्शन है आपका टीचर, सो द टीचर इज़ योर स्टेट फंक्शन, ऐसे लिख देती हूँ। एंड पाथ फंक्शन है आपके पेरेंट्स, सो पेरेंट्स पाथ फंक्शन है आपके। अब टीचर ने आपको बोल दिया कि आपकी स्कूल की टाइमिंग है 8:30, या फिर ऐसा कहा कि कल आपकी क्लास 8:30 पे होगी एंड 8:30 पे मुझे आप सब स्कूल में चाहिए। ठीक है, टीचर को क्या मतलब है कि आपकी इनिशियल पोजीशन आपके घर से हो और फाइनल पोजीशन जो है आपकी स्कूल में हो, यही चाहती है टीचर। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से रास्ते से आए हो, आप स्कूल कौन सा पाथ आपने फॉलो किया है या पहले आप कहाँ पर गए थे। उसे सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि आपकी फाइनल स्टेट होनी चाहिए आपका स्कूल, वो भी 8:30 पे आप स्कूल पहुँच जाने चाहिए। ठीक है, तो ये है टीचर का केस। बट पेरेंट्स का केस थोड़ा सा अलग होता है। पेरेंट्स हमेशा शक करने वाले होते हैं, उन्हें हर बात की खबर रहनी चाहिए कि आप स्कूल जाने से पहले कहाँ गए थे, आप कौन से रास्ते से गए, एंड देन इन बिटवीन आप किसी फ्रेंड के घर तो नहीं चले गए। ठीक है, तो पेरेंट्स को हर बात की खबर रहती है। ठीक है, तो पेरेंट्स है हमारे पाथ फंक्शन, जिसे किस पे डिपेंडेंस होती है? जिनकी पाथ पर, जिन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। वहीं टीचर है हमारी स्टेट फंक्शन, जिसे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपकी इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या थी। ठीक है, तो इससे आपके स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस तो क्लियर हो ही गए होंगे। स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जिन्हें
इनिशियल एंड फाइनल स्टेट से मतलब होता है कि आपकी इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट, बस आपने कौन सा पाथ फॉलो किया, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। वहीं पाथ फंक्शन जो होते हैं उन्हें पाथ से मतलब होता है कि आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, कौन सा रास्ता आपने फॉलो किया, उस पर डिपेंड करते हैं हमारे पाथ फंक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। अब स्टेट फंक्शंस तो बहुत सारे होते हैं बट पाथ फंक्शंस 2 ही होते हैं, तो हम पाथ फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पाथ फंक्शंस हमारे पास 2 होते हैं, उन्हें भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। देखो, मान लो कि आपके पेरेंट्स हैं, अब फिर वही कुछ वैसी ही एग्जांपल, आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में एक होता है फादर एंड सेकंड वी हैव आवर मदर। तो इन दोनों का काम ना अलग अलग होता है। मान लो आपने कोई गलती की, तो क्या होगा, जब पापा को पता चलेगा तो पापा, इन केस अगर आप एक लड़का हो तो पापा क्या करेंगे, आपको आते ही डांटना स्टार्ट कर देंगे, यानी पापा काम करने वाले हैं, वर्क कौन करेगा, पापा। अब आपकी गलती सुन के मम्मी को आपकी एक और गलती याद आ गई, ठीक है, मम्मी को कोई और बात याद आ गई, तो मम्मी को आया गुस्सा, गुस्से से मम्मी हुई गरम, गरम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हीट, और इसे फिज़िक्स में हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मम्मी को आया गुस्सा, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, पापा का काम है मारना यानी वर्क करना, और मम्मी हो जाती हैं गरम। ठीक है, मम्मी को आ जाता है गुस्सा, तो मम्मी इस टाइम कौन सा फंक्शन है, हीट। यस गाइस, पाथ फंक्शंस के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि पाथ फंक्शंस 2 होते हैं, एक हमारा वर्क एंड देन वी हैव हीट। अब इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी फंक्शंस हैं, ऑल फंक्शंस, किसके अलावा, वर्क डन एंड हीट के अलावा जितने भी बाकी सारे फंक्शंस हैं वो कौन से हैं हमारे, नॉट पाथ फंक्शंस, दे आर स्टेट फंक्शन बिकॉज दे डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब मैं जो बता रही थी वो ये है कि इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी इट्स अ state function. It depends upon the initial and final state of the whatever system. State function है, initial और final state पर डिपेंड करती है। एंड देन थर्मोडाइनमिक्स में काइनेटिक एनर्जी को कभी भी हम एज अ होल ट्रीट नहीं करते, ये सेकंड पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी को डायनेमिक्स में कभी भी एज अ होल सिस्टम हम ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि किसी सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो मोशन हो रहा है उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, जिसको हम इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अब तीसरा पॉइंट ये है हमारे पास कि इंटरनल एनर्जी है अगर किसी गैस की, हम उसको चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स। कल हमने बात करी थी स्टेट वेरिएबल्स की, स्टेट वेरिएबल्स की बात करी थी। तो कौन कौन से होते हैं स्टेट वेरिएबल्स, आपको याद है, एक था प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एक्सेट्रा, ये सारे हमारे स्टेट वेरिएबल्स थे। तो अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, वॉल्यूम चेंज कर दूं या प्रेशर चेंज कर दूं तो मेरी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। कैसे, अब एग्जांपल के लिए मान लो ये मेरे पास एक सिलेंडर है एंड इस सिलेंडर में यहाँ पर कोई गैस है, ठीक है, एंड इस गैस के ऊपर मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लगाया हुआ है। ये पिस्टन क्या करेगा, इस पिस्टन को मैं ऊपर या फिर नीचे मूव कर सकती हूँ, ठीक है, ऊपर या फिर नीचे मैं इस पिस्टन को मूव कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा पिस्टन लगा हुआ है। अब मान लो अगर मैं इस सिस्टम को एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करूँगी, अब मुझे पता है हीट जो है कहाँ से कहाँ फ्लो करती है। मान लो अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर हाई है एंड किसी टेम्परेचर का सिस्टम लो है, तो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी हीट,
इट विल डेफिनेटली फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब हमें पता है जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हीट कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर कोई मेरे पास बर्नर है, तो इस बर्नर से मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि इस बर्नर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा और इस सिलेंडर में जो गैस है उसका टेम्परेचर कम होगा, तो बर्नर से हीट जो है कहाँ फ्लो करेगी, कम टेम्परेचर वाली बॉडी में, यानी इस गैस सिलेंडर में। ठीक है, तो ये हीट जो है आगे फर्दर ट्रांसफ़र हुई यहाँ पे इस गैस में। तो इस तरह क्या होगा, हीट जो थी उसका टेम्परेचर ज़्यादा था और गैस का टेम्परेचर कम था। तो हॉटर बॉडी से जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो हॉट बॉडी से क्या हुआ, इस गैस का टेम्परेचर चेंज हो गया और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। उस केस को हम क्या कहते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि उस केस में थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो इस तरह हम, पहला केस है हमारे पास कि जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे होगी। इस सिस्टम को मैंने हीट प्रोवाइड की, तो हीट प्रोवाइड करने से इसका टेम्परेचर जो है, इसकी हीट जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो इस सिस्टम में ट्रांसफ़र हो गई एंड इसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस आने की वजह से क्या हुआ, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा इसको अगर हमने चेंज करना है, इंटरनल एनर्जी को अगर हमने चेंज करना है तो इसके जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, स्टेट वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, लाइक टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास एक्सेट्रा, उनको अगर हम चेंज कर दें तो मैं इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकती हूँ। एंड जो पहला केस मैंने अभी लिया हीट प्रोवाइड करने वाला, उसमें मैंने डेल्टा टी जो है वो चेंज कर दिया। टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, हायर टेम्परेचर वाली बॉडी की हीट जो है लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की हीट में ट्रांसफ़र हो जाएगी और इस तरह उसकी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी। ये था मेरा पहला केस। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मेरा कंटेनर था एंड इसमें गैस थी, ऊपर लगा था पिस्टन, ऐसा हो सकता था, मैंने अब इसको कोई हीट प्रोवाइड नहीं की, ये किसी और सिस्टम के कांटेक्ट में है। मान लो ये सिस्टम है मेरे पास बी एंड ये सिलेंडर वाला सिस्टम है ए। एंड इस केस में क्या है, इस सिलेंडर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है एंड इस जो ये कोई कंटेनर रखा है मैंने इसके साथ में, इसके साथ अटैच किया है, इसका टेम्परेचर कम है। तो क्या होगा, ये दोनों कांटेक्ट में है, तो क्या होगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट फ्लो करेगी कम टेम्परेचर वाली बॉडी में। ठीक है, तो ये भी पहला ही केस है कि हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो क्या होगा इस केस में, इस गैस की हीट जो है, ये इस कंटेनर की हीट, सिलेंडर की हीट इस कंटेनर में चले जाएगी, तो हीट यहाँ से निकल गई, सो हीट निकली, इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो गया, मतलब टेम्परेचर में चेंज आ गया। तो हमने पढ़ा था स्टेट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, तो इस केस में जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह एक और कंडीशन लेते हैं, मान लो ये मेरे पास गैस सिलेंडर है, वही वाला, यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर कोई गैस है। अब मैंने क्या किया, पिस्टन को पुश किया, पिस्टन के ऊपर क्या किया, मैंने एक फोर्स लगाया, तो पिस्टन का जो पिस्टन की कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ी सी चेंज होगी। पहले यहाँ पर था पिस्टन, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आएगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये गैस कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, और जब कंप्रेस होती है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मोशन है, ये मोशन भी कम हो जाएगा, बिकॉज जब गैस एक्सपैंड हो रही थी तो उनके बीच में मोशन ज़्यादा था, ज़्यादा जगह मिल रही थी उन्हें वाइब्रेट करने की, रोटेट करने की या ट्रांसलेट करने की। तो इस केस में क्या होगा, इसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी। बट अगर केस ऐसा होता कि ये रहा मेरा गैस सिलेंडर, ये रहा मेरा पिस्टन, ये रही गैस, अब इस केस में अगर मैं एरो इधर को बनाऊं, मतलब मैंने खींचा है इस केस में इस पिस्टन को, तो खींचने से क्या होगा, गैस एक्सपैंड करेगी, इसे जगह मिलेगी और ये बहुत ज़ोर से क्या करेगी, मोशन एक दूसरे के साथ टकराने लगेगी। ठीक है, और इनके अंदर तीनों तरह के मोशन होंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर,
तो इन कोलिजन्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी मेरी इंक्रीज करेगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। तो दो केसेस हमने पढ़े। पहले केस में हमने हीट प्रोवाइड की सिस्टम को, ठीक है, तो हीट प्रोवाइड करने से क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी जो थी, हीट प्रोवाइड करने से क्या हुआ, हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से जो गैस थी जिसका टेम्परेचर कम था वहाँ पर हीट जो है ऐड ऑन हो जाती है। और जब भी हीट ऐड होगी तो हम कहेंगे इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, ठीक है। और सेकंड केस हमने पढ़ा था कि जिसमें क्या था, ये वाला जो मेरा सिस्टम है ये किसी और सिस्टम के साथ कांटेक्ट में है और ये कोल्ड है इसके कंपैरिजन में, और इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। तो क्या हुआ था, इसमें इसकी जो हीट है, इस बॉडी की हीट इस बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई। मतलब इस गैस में से हीट जो है या इस गैस का टेम्परेचर अब रिलेटिवली पहले से कम हुआ। मतलब टेम्परेचर में क्या आया, चेंज आया। और टेम्परेचर एक स्टेट वेरिएबल है, टेम्परेचर के मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल है। और टेम्परेचर के चेंज आने से क्या होगा, मेरा यू भी चेंज हो जाएगा। ओके, राइट। तो पहला केस था हीट एंड सेकंड केस है हमारे पास जो हमने अभी अभी करा, प्रेशर। प्रेशर लगाने से क्या होगा, हमने वर्क किया, ठीक है। सेकंड चीज़ है मेरी वर्क, यानी मैंने प्रेशर लगाया। अगर मैंने उसके ऊपर प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस किया तो उसके अंदर जो मोशन है वो भी कम हो जाएगा। पहले एक्सपैंड हो रही थी, अब वो कंप्रेस होगी। तो इस केस में क्या होगा, उसको अपना कोलिजन के लिए इतनी जगह नहीं मिलेगी। तो उस केस में इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी, ठीक है। और वहीं अगर मैंने प्रेशर ना लगा के उसको पुल किया होता, अपवर्ड्स पुल किया होता, तो वो गैस एक्सपैंड करती और उसके बीच में बहुत ज़्यादा मोशन होते और मोशन की वजह से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करती। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी कि हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स स्टेट वेरिएबल्स। इसके जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। और उनको चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो हम हीट दें या फिर उसके ऊपर वर्क करें, ठीक है। तो ये थी सारी कहानी इंटरनल एनर्जी की, हीट की और वर्क की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे, तब के लिए बाय बाय। एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए आपके कंसेप्ट, तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दें। बाय बाय।